तरंग किसी किसी महिलाओं का आवाज एकदम सुरीली होती है, वैसा क्यों होती है? पुरुषों का आवाज फाटल बांस जैसा होता है, पता है ना, पूरा भारी नींद आवाज आता है, भारी भारी आवाज आता है, वैसा क्यों होता है? ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर है आज 11th क्लास के फिजिक्स का, जिसका टॉपिक है भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या मतलब क्या है कि भौतिक मतलब होता है कि किसी चीज को हमको छू करके, अनुभव करके, टच करके किसी चीज को हम देख रहे हैं तो हम समझिए भौतिकी उसको एक्सपेक्शन कर रहे हैं, फिजिकली हम उसको मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। तो भौतिक भौतिक जगत में हम लोग किसी चीज को हम लोग छू करके, टच करके और उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके प्रॉपर्टी को जानेंगे, उसके गुण को जानेंगे। ठीक है, तो भौतिकी के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि भौतिकी है क्या। तो भौतिकी देखिए, फ्यूसिस एक नाम टॉपिक है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, ठीक है, और फ्यूसिस वर्ड से ही भौतिकी का जन्म हुआ है। अब इसका क्या है, लैटिन वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है, और इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो एक तरह से हम लोग कहेंगे कि भौतिकी क्या है कि प्रकृति, हमारे आसपास में जितने सारे प्राकृतिक घटनाओं है उसको प्राकृतिक रूप से हम उसको स्टडी जो होता है, अध्ययन होता है, उसी को हम लोग भौतिकी कहते हैं। जितने सारे प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बिजली का चमकना या फिर भूकंप आना, चाहे और जो भी घटनाएं आसपास हो रही है हमारे प्रकृति में, उसके बारे में हम लोग वैज्ञानिक रूप से जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी कहते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी। फ्यूसिस शब्द से बना है भौतिकी, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और हमारे इसका डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक में जितने सारे घटनाएं होती हैं उसको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अगर अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी। इसी तरह, इसीलिए पहले हम लोग फिजिक्स को, जो भौतिकी है, उसको प्रकृति विज्ञान के नाम से भी हम लोग जानते थे, समझे? पहले हम लोग इसको प्रकृति विज्ञान के नाम से भी जाना करते थे। अब थोड़ा सा हम इसको बात कर लेते हैं, इसमें जो आप लोग पहला चैप्टर में जितने भौतिक जगत में जो जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक नया टॉपिक आता है इसमें पढ़ने के लिए, द्रव्य। देखिए, द्रव और द्रव में बहुत अंतर है। अगर द्रव्य की बात करें, इंग्लिश में अगर इसको बोल दिया जाए तो आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे। मैटर, मैटर माने पदार्थ, आप लोग जानते हो, तो द्रव मतलब ही क्या हो गया, पदार्थ हो गया। द्रव मतलब ही पदार्थ हो गया। तो पदार्थ का आप लोग डेफिनेशन तो जानते ही हो कि जितने सारे हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जिसको अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरती है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, वो सभी क्या कहते हैं, कहलाते हैं द्रव्य कहलाते हैं, यानी कि पदार्थ कहलाते हैं, है ना। आप लोग 9th क्लास में पदार्थ के 5 को अवस्था में पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो होता है पदार्थ के, यानी मैटर के 5 को भाग होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को द्रव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग नोट्स पढ़ोगे ना तो यही चीज नोट्स में लिखा हुआ है और उसी चीज को आप लोग देख के समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब नया टॉपिक हम लोग का आएगा ऊर्जा, ठीक है। अब नया टॉपिक हम लोग का है ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा की अगर डेफिनेशन की बात किया जाए, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एनर्जी। तो अगर ऊर्जा की बात किया जाए तो कार्य करने की जितना भी क्षमता होता है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की क्षमता का जो दर होता है उसको कहते हैं हम लोग शक्ति कहते हैं, है ना। अगर नीचे में दर हो गया, अगर नीचे में टाइम लग गया तो कहलाएगा शक्ति, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको ऊर्जा कहते हैं। और बोस आइंस्टाइन थे, जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने एक ऊर्जा का इक्वेशन दिया था, E = mc²। उन्होंने बताया था कि हम लोग ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने, आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दिया था, E = mc², जहां पे E बराबर है ऊर्जा है, मतलब एनर्जी है, E बराबर ऊर्जा, m फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान है, और C बराबर आप लोग 10th क्लास में पढ़ते आए हो, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो ये जो इसके लिए वो आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दिया था, E = mc², और उन्होंने कहा था कि ऊर्जा संरक्षित रहता है, ऊर्जा कभी चेंज नहीं हो सकता है।
और उसके लिए फॉर्मूला E बराबर mc², E बराबर एनर्जी यानी ऊर्जा, और m बराबर द्रव्यमान हो गया, c बराबर प्रकाश की चाल हो गया। तो ये ऊर्जा के बारे में हम लोग छोटा सा देखो, पहला चैप्टर है ना, तो जितने सारे हम लोग 11th में चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज जानकारी पहला चैप्टर में दिया गया है। जैसे कि गति के बारे में, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इस सब चीज के बारे में, ऑप्टिक्स मतलब जो 12th में पढ़ोगे उसके बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया गया है। ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाशिकी, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे लेंस के बारे में 10th क्लास में पढ़े हो, दर्पण के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़े हो ना, है ना। तो प्रकाश की सब चीज जो पहला चैप्टर है, जितना भी आप लोग 11th 12th में पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ही हमें पहला चैप्टर जानकारी दे देता है। तो यहाँ पे देखिए, द्रव के बारे में जान गए, ऊर्जा के बारे में जान गए, इसके बाद क्या है, फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स का निर्माण हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं भौतिकी को, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, और फ्यूसिस शब्द से उसका निर्माण हुआ है, मतलब फ्यूसिस शब्द से ही वो बना हुआ है। ठीक है, फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो अर्थ होता है प्रकृति होता है, नेचर मतलब प्रकृति होता है। अब नया टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांस। अब थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, है ना। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांस, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांस। देखिए, भौतिकी कार्य क्षेत्र का मतलब उसका एरिया कहां तक है, क्या क्या चीज हम भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग कार्य क्षेत्र में पढ़ना है। और रोमांस में इसमें हमको पढ़ने में कितना एक्साइटमेंट होता है इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। रोमांस मतलब क्या होता है, वही एक्साइटमेंट होता है, खुशी होता है ना। तो भौतिकी के कार्य क्षेत्र में बता गया, क्षेत्र के आधार पर बांटा गया दो तरीके से, एक स्थूल होता है और दूसरा होता है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हो, लेकिन सूक्ष्म का मतलब समझ रहे होंगे। सूक्ष्म मतलब छोटा, बहुत ही छोटा, और स्थूल माने बहुत ही बड़ा। तो भौतिकी में हम लोग बहुत बड़े से बड़े हमारे आसपास के जो पिंड है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और छोटे से छोटे जो पिंड है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन इसके अंदर करते हैं भौतिकी के अंदर। तो बड़े से बड़े के बीच में क्या हम करें, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह कैसे लगते हैं, नक्षत्र क्या है, ये सब के बारे में, प्रकाश कैसे हमारे तक पहुंचते हैं, इस सभी के बारे, गति के बारे, कोई बस ट्रक के चाल के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बड़े से बड़े वस्तुओं के बारे में हम इसमें जानकारी लेते हैं, और साथ में साथ छोटे से छोटे वस्तुओं के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो छोटे से छोटे वस्तुओं के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सबसे छोटा हम लोग क्या जानते हैं, परमाणु जानते हैं, है ना। सबसे छोटा जो हम लोग जानते हैं वो परमाणु जानते हैं। और सबसे बड़ा की बात कर लिया जाए तो हमारे अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े स्टार हैं उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इसके हम लोग भौतिकी के कार्य क्षेत्र में पढ़ना है कि हमको इसका कोई कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है, बहुत छोटे से छोटे चीज को भी पढ़ते हैं भौतिकी में, और बहुत बड़े से बड़े भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो भौतिकी कार्य क्षेत्र के आधार पर हम लोग स्थूल और सूक्ष्म दो आकार की जो वस्तुएं होता है उस सब चीज को हम लोग भी आसानी से पढ़ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है दो भागों में बांट दिया गया है। एक स्थूल टाइप के जो वस्तु बड़े बड़े रहेंगे उसके बारे में स्टडी करना होगा, और सूक्ष्म में छोटे छोटे जो वस्तु होंगे, छोटे छोटे जो भी चीज होंगे, कण जो होंगे उसके बारे में स्टडी करना है। तो देखिए, भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत चिर सम्मत यांत्रिकी जो होता है उसके द्वारा हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत हम लोग क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मतलब छोटे छोटे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और बड़े बड़े जो चीज हम लोग देखते हैं आसपास के जो बड़े बड़े वस्तुएं हैं उसको हम लोग चिर सम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग उसको स्टडी करते हैं। अब चिर सम्मत यांत्रिकी है वो बहुत, इसके कई सारे ब्रांच है, इसके बहुत सारे शाखा हैं। उसके शाखा है मतलब कौन कौन, एक तो हो गया यांत्रिकी हो जाएगा,
मैकेनिक्स हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि कोई वस्तु है कि गति कर रहे हैं उसके बारे में, कोई वस्तु जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, हम हो गए, आप हो गए, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, ये सब जितने सारे हम लोग पिछले स्टडी में हम लोग डिस्कस किए हैं, पिछले वीडियो में, वो सभी हम लोग यांत्रिक के आधार पर हम लोग स्टडी किए हैं, क्योंकि उसमें क्या बस इस सब के बारे में पढ़ना था। गति, कोई वस्तु गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है ना, या फिर सूर्य, चांद, तारे, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे ना। तो बड़े बड़े चीजों के बारे में स्टडी जब हम लोग करते हैं तो यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। और ये यांत्रिकी किसका ब्रांच है? ब्रांच मतलब क्या? शाखा, है ना। यानी चिर सम्मत यांत्रिकी को कई शाखाओं में बांट दिया गया है, जिसमें पहला जो शाखा है वो ये यांत्रिक है। इसमें किसी वस्तु के हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, गतव गति, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, सब पढ़े ना, वो सभी यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। या फिर जो सूर्य, चांद, तारे जो है वो कैसे गति करते हैं। केपलर का गति हो गया, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हमें यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है। इसके बाद है, इसमें दूसरा ब्रांच है ऊष्मागतिकी कहलाता है। इसमें दूसरा ब्रांच क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी। तो देखिए ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या पढ़ना था, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ऊष्मागतिकी का हम लोग 0 कोटि नियम पढ़े हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम कोटि नियम पढ़े हैं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय कोटि नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी। और जब हम ये बताए थे ना गो कि जब 3 गो वस्तु और कोई रहेगा, ऐसे 3 गो, तो अगर इसका ये अभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये अभी इक्विलिब्रियम में रहते, आपस में ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये 0 कोटि नियम तो यही वाला था ना, यह 0 ऊष्मागतिकी का जो 0 कोटि जो नियम था वो यही था कि अगर मान लीजिए 3 वस्तु है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम के हिंदी में क्या बोल रहे थे जी? भूल रहा है, माइंड में आ रहा है, रुक जाओ। तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? संतुलन होता है। और संतुलन के मतलब यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं संतुलन। इस संतुलन करने का मतलब है, ऊष्मागतिकी का 0 कोटि नियम कहता है कि अगर 3 वस्तु है, 3 बॉडी है, अगर पहला बॉडी और दूसरा बॉडी आपस में संतुलन में है, पहला बॉडी और तीसरा बॉडी आपस में संतुलन में है, तो ऑटोमेटिक अपने आप तीसरा बॉडी और दूसरा बॉडी संतुलन में होगा। जैसे हम लोग स्टूडेंट से एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए सोनाली, अफरीन और इशरत है। अगर सोनाली का उम्र अफरीन के बराबर है और सोनाली का उम्र इशरत के भी बराबर है, तो ऑटोमेटिक इशरत और अफरीन का उम्र बराबर होगा, नहीं होगा जी? अगर सोनाली का उम्र अफरीन के बराबर है, सोनाली की उम्र इशरत के उम्र के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इशरत और अफरीन का ऑटोमेटिक उम्र बराबर ही होगा, नहीं होगा जी? उसी तरह इसमें भी कहेगा कि अगर ये दोनों, पहला बॉडी और दूसरा बॉडी अगर संतुलन में है, पहला बॉडी और तीसरा बॉडी भी संतुलन में है, तो अपने आप तीसरा बॉडी और दूसरा बॉडी भी संतुलन में हो जाएगा। यही बोलता है कि ऊष्मागतिकी का 0 कोटि नियम कहता है। प्रथम कोटि नियम में कहता है क्या कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताएगा। ऊष्मागतिकी का द्वितीय कोटि नियम कहता है कि ऊर्जा जब भी प्रवाह होगा, एनर्जी का जब भी फ्लो होगा, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर होगा, यानी कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है और जो ऊर्जा का बहाव होता है। अगर हम यहाँ पे एक लोहा है, यहाँ पे अगर हम मोमबत्ती जला दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब यही गर्मी धीरे धीरे करने जाएगा, ठंडका देने जाएगा, ठंडका एरिया देने जाएगा ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय कोटि नियम कहते हैं कि जब भी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो गर्म चीज देने से ठंडा चीज देने जाता है। आग तापते हैं तो आग तापते समय हम लोग कहाँ रहते हैं? ठंडा क्षेत्र में रहते हैं। आगे से ही ऊष्मा निकल कर कहने आता है? ठंडा देने, मैंने हमरा देने आता है, आपको तरफ आता है आग तापते समय। होता है कि नहीं होता है? और इसमें हम लोग बात करेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। एक जगह से वस्तु, एक जगह से ऊष्मा जो होता है दूसरी जगह कैसे जाता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे संवहन, पढ़ेंगे विकिरण, पढ़ेंगे, है ना।
ये सब की उस संचरण माने उष्मा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हीट है जो गर्मी है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे उष्मा गतिकी में पढ़ेंगे। समझ में आया बात? तो यांत्रिकी में क्या पढ़ेंगे कि कोई वस्तु अगर सरल रेखा में गति कर रही है या वृत्ताकार रेखा में कर रही है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, गति के प्रथम द्वितीय नियम, चाल, दूरी, विस्थापन, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग चिरसम्मत यांत्रिकी जो ब्रांच है, पहला ब्रांच यांत्रिकी में स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा में हम लोग उष्मा गति जो चिरसम्मत यांत्रिक है उसको दूसरा ब्रांच है, यानी दूसरा जो शाखा है उसका नाम है उष्मा गतिकी। और उष्मा गतिकी के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऊर्जा को हम लोग कार्य में कैसे बदल सकते हैं। जैसे गाड़ी जो चल रहा है, रोड पर भी दौड़ रही है, तो हम लोग क्या देते हैं, पेट्रोल देते हैं। पेट्रोल अंदर उसके अंदर मशीन रहता है, मशीन जलता है, सॉरी मशीन के अंदर पेट्रोल जलता है, तो यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, इसी से आगे पीछे होता है, तो उससे हमको कार्य मिलता है और कार्य मिलने के बाद चक्का घूमने लगता है तो हमारा गाड़ी आगे बढ़ता है। समझ में आया? तो ऊर्जा को हम लोग, एनर्जी को कैसे हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग उष्मा गतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, उस ऊर्जा का संतुलन कैसे होता है। और साथ में हम इसमें पढ़ेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह का प्रवाह होता है वो कैसे होता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, उष्मा गतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तीसरा ब्रांच जो है उसका नाम है प्रकाशिकी। तीसरा ब्रांच जो है प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। आपको नोट्स में सब लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, ठीक है। तो प्रकाशिकी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, ऑप्टिक्स बोला जाता है। ऑप्टिक्स कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम जितने सारे प्रकाश है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का गति कैसे करता है। इसके बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी हम लोग को जो पढ़ना होगा वो प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ना होगा। जैसे कि चिरसम्मत यांत्रिकी है, पहला जो ब्रांच इसका है यांत्रिकी हो गया, दूसरा हो गया उष्मा गतिकी हो गया, और तीसरा क्या हो गया, प्रकाशिकी हो गया। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग इतने सारे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या पढ़ सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब पढ़े हैं ना लोग 10th में, पढ़े हैं ना जी। अपवर्तन परावर्तन क्या होता है, ये सभी प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, समझे। और कभी कभी देखते होंगे कि जो बुलबुले होते हैं, बुलबुला होता है ना जो अति से हम लोग फुलाते हैं शैम्पू लगा के पाइप से, तो उसमें देखिएगा कि कहीं एकदम पूरा रंगीन रहेगा, कहीं सादा रहेगा, जिसको व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण के बारे में पढ़ना होगा। जो रोड होता है वो रोड पर देखिए कभी कभी, अभी गर्मी के दिन में लगता है कि दूर रोड पर पानी नहीं जमा हुआ है, लगता है ना, तो उसके बारे में हम लोग मृग मच्छिका पढ़ेंगे, ये सब चीज बहुत सारे पढ़ेंगे। तो ये हमें प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ना होगा, ठीक है। तो प्रकाशिकी तो हम लोग बहुत चीज पढ़ चुके हैं, और प्रकाशिकी हमको एक बार 12th में पढ़ना होगा। लेकिन जो चिरसम्मत यांत्रिकी जो शाखा है वो सभी शाखा के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी छोटा छोटा थोड़े थोड़े बात को जान रहे हैं। लेकिन हमको जो प्रकाशिकी पढ़ना होगा वो 12th में पढ़ना होगा, अगले साल पढ़ना होगा, ठीक है, यानी 6-7 महीना के बाद पढ़ना होगा। अब आगे हम लोग बात कर लेंगे दोलन तथा तरंग। इसका चौथा जो ब्रांच है उसका नाम है दोलन तथा तरंग। अगर इसका हम लोग चौथे नंबर की बात कर दिए तो दोलन तथा तरंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा साउंड है, साउंड उत्पन्न कैसे होता है, आवाज कैसे बनता है। जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं तो हमारे मुंह में आवाज कैसे उत्पन्न हो रहा है। कोई अगर पीटते हैं किसी चीज को तो उसका आवाज अलग आता है, किसी दूसरी चीज को पीटेंगे तो उसका आवाज अलग आता है। चाहे जो आवाज है, साउंड है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे प्रवाह होता है, हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोलन तथा तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तरंग तो आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते भी हो कि दो तरह के होते हैं, एगो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, एगो अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। तो जितने सारे तरंग, किसी किसी महिलाओं का आवाज एकदम सुरीली होती है, वैसा क्यों होती है। पुरुषों का आवाज फाटल बांस जैसा होता है, पता है ना, पूरा भारी नींद आवाज आता है, भारी भारी आवाज आता है।
वैसा क्यों होता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें दोलन तथा तरंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। समझ में आया? ऐसे भी जो नॉर्मली देख लीजिए कि जितना कॉल सेंटर वाला होता है सब महिलाएं ही कॉल करती है। अभी रिचार्ज खत्म हो जाए तो महिला कॉल करेगी, नहीं तो पुरुष करेगा तो पुरुष गुस्सा जाएगा, आवाज ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा, आवाज बदलो। है कि नहीं? तो जियो का अगर रिचार्ज खत्म होता है तो उस समय जितना भी कॉल आएगा, सर क्या आप बीरू सर बोल रहे हैं? तो दोलन तथा हम लोग क्या किए, तो साउंड के बारे में पढ़ेंगे, दोलन तथा तरंग के अंतर्गत। अगला ब्रांच जो हम लोग का है उसका नाम है वैद्युत गतिकी। तो वैद्युत गतिकी में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ टॉपिक दे देते हैं, टॉपिक नंबर 5 नंबर दे देते हैं, 5 नंबर वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी तो वैद्युत गतिकी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है किसी चालक तार से, तो वो इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है, बनता है। जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है एक छोर से दूसरे छोर की ओर, तब उस समय विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना। तो ये सभी के बारे में हम लोग वैद्युत गतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आवेशों के गति के बारे में पढ़ेंगे, और चुंबकीय वस्तुओं के बारे में भी हम लोग वैद्युत गतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10वीं क्लास में पढ़े हैं कि हम लोग विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत धारा की मदद से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और फिर ये भी जाने थे हम लोग कि चुंबक से हम लोग विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, और चुंबक से हम लोग विद्युत धारा भी बना सकते हैं। ये हम लोग 10वां में पढ़े हैं, और ये हम लोग किसके अंतर्गत आता है, तो वैद्युत गतिकी के अंतर्गत ये चीज हम लोग को पढ़ना होता है। और हम लोग पढ़ेंगे रेडियो तरंग के बारे में, आयन मंडल के बारे में। रेडियो तरंग, जैसे कि रेडियो तरंग जो होता है उसी के माध्यम से तो हम लोग कोई चीज समाचार को सुन पाते हैं, जो आयन मंडल से होते हुए हमारे तक आता है सूचना, कोई चीज। जैसे अभी पटना में कोई चीज न्यूज बनता है, चाहे वीडियो भी हम वीडियो भी बनाते हैं, तो दुनिया में कहीं भी आदमी रहता है तो वहां से भी देख सकता है, तो रेडियो तरंग के माध्यम से देख सकता है। कोई चीज तुरंत प्रसारण न्यूज हो रहा होता है, जैसे कि अभी लाइव कोई चीज चल रहा होता है, तुरंत हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं। रेडियो सुनते हैं हम लोग, तो रेडियो सुनते हैं किस मंडल की सहायता होती है, उसमें हम लोग आयन मंडल की सहायता होती है। तो रेडियो का फ्लो वहां से चल करके हमारे तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आयन मंडल क्या होता है, बहुत सारे मंडल होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल होता है ना, जिसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है ब्रह्मंडल को। तो ये सभी हम लोग मंडल के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से हम लोग आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे, और किसके अंतर्गत आएगा, वो वैद्युत गतिकी के अंतर्गत आएगा। तो देखिए चिरसम्मत यांत्रिकी में कौन कौन से भाग बट गए हैं। एक हो गया, पहला तो यांत्रिकी हो गया, दूसरा में उष्मागतिकी, तीसरा में प्रकाशिकी पढ़ेंगे, और चौथा में दोलन तथा तरंग, और पांचवा में पढ़ेंगे वैद्युत गतिकी। ठीक है, आगे नंबर है 5 नंबर, ये खत्म हो गया कि देखिए चिरसम्मत यांत्रिकी जो है इसके अंतर्गत हम लोग इसको 5 ब्रांचों में बांट दिया गया है, यानी 5 शाखाओं में बांट दिया गया है। पहला शाखा है यांत्रिकी है, जिसमें हम लोग किसी वस्तु कोई चल रही होती है, द्वितीय कक्षा में चले चाहे सरल रेखा में चले, न्यूटन का गति नियम होता है, जड़त्व का नियम होता है, पास्कल का नियम होता है, ये सभी हम लोग यांत्रिकी में पढ़ेंगे। उष्मा गति में हम लोग पढ़ेंगे, उष्मा के ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे कि उष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रवाह होता है उसका, है ना। उष्मा की गति के जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। उष्मा का माने ऊर्जा के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। साथ में साथ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम के हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, संतुलन, है ना। तो संतुलन के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा का संतुलन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तन, परावर्तन, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल, जो भी जितने सारे पढ़ते हैं हम लोग, जो हम लोग 10th क्लास में अपवर्तन, हाँ प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाशिकी ब्रांच के अंतर्गत
पढ़ेंगे। इसके बाद दोलन तथा तरंग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवाज कैसे बनता है, आवाज एक जगह से दूसरे कैसे ट्रांसफर होता है, हमारी आवाज को आप कैसे सुन पा रहे हो। जब हम लोग किसी चीज को कभी कभी बोलते हैं तो हम लोग आवाज जो होता है टकरा के हमारे पास आ जाता है, लौट जाता है, लौटता है कि नहीं, कि मेरा आवाज जो 2 बार सुनाई देता है, होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें आवाज टकरा के तभी लौटता है जब कम से कम जो सामने वाला वस्तु है वो कम से कम 17 मीटर की दूरी पर हो, तभी आवाज में टकरा के हमारा लौट सकता है। अगर बहुत छोटा सा रूम है ना और बोलिएगा तो आवाज नहीं टकराएगा, लेकिन बड़ा सा हॉल है अगर अब बोलिएगा, खाली हॉल है और बोलिएगा तो टकरा के फिर आवाज आप तक पहुंचता है दोबारा। जैसे नया नया घर जैसी बनता है और उसमें जब प्लस्तारा हॉल रहेगा, बोलिए तो गूंजेगा आवाज, लगता है मेरा ही आवाज दोबारा बोल रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब वैद्युत गतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत गतिकी में हम लोग आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत गतिकी में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आज चलते हैं, पहला तो खत्म हो गया कि भौतिकी के स्थूल प्रभाव के किसके माध्यम से पढ़ा जाता है, चिरसम्मत यांत्रिक के माध्यम से पढ़ा जाता है, और इसके बहुत सारे ब्रांच है, यानी 5 ब्रांच है। अब भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, किसके माध्यम से पढ़ेंगे, क्वांटम यांत्रिकी के सहायता से हम लोग बहुत छोटे से छोटे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं उसमें मूल कण 3 चीज के बारे में जानते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जानते हैं, इसके बारे में आप तो जानते नहीं हैं। तो इसमें इसके अंदर बहुत सारे और बहुत सारे कण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा किरण कण के रूप में भी होते हैं। इसके बाद हम लोग क्वार्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में और बहुत चीज के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो एक मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम यांत्रिकी है इसके अंतर्गत हम लोग परमाणु को बहुत अच्छा से स्टडी करेंगे, परमाणु जो होता है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी कक्षा में अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसको कितना एनर्जी दिया जाए ताकि वो कक्षा छोड़ करके भाग जाए, बाहर निकल जाए। या फिर हम लोग देखते होंगे, अच्छा चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, अब नया टॉपिक की ओर थोड़ा चलते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे भौतिकी है, भौतिकी से हमारा जो विज्ञान है, जो भी मशीनें हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, वो हमारा विकास कैसे किया, यानी भौतिकी से हमारा जो बिजनेस है आगे कैसे बढ़ा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लीवर के आविष्कार से, लीवर माने पेट की अतरी, और लीवर नहीं कर रहे हैं, लीवर मतलब हम बात कर रहे हैं, लीवर एक समझिए तो एक छोटा सा रड होता है। लीवर क्या होता है, एक रड होता है। जब बस ट्रक चलते हुए देख रहे होंगे तो वहां पे गियर चेंज करता है, ड्राइवर जो गियर चेंज करता है वो क्या होता है, लीवर ही होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लीवर ही होता है। अगर यहाँ पे हम लोग अगर एग्जांपल एक छोटा सा दे दें, तो अगर हम लोग यहाँ पे 50 kg कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई लीवर लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग फल क्रम नीचे लगा देंगे, तो हम लोग यहाँ से आसान से इसे खींच करके इसको 50 kg को उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसको उठाएंगे इसको तो 50 किलो उठेगा नहीं, लेकिन एक लीवर लगा देंगे, इस पे रख देंगे कुछ चीज पर, अब यहाँ से डंडा इसे नीचे खींचेंगे ना, इसको आसानी से हम लोग लीवर की मदद से उठा सकते हैं। तो लीवर का जब आविष्कार हुआ तो उस समय मशीनों का डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया कि मशीन कैसे कैसे बन सकता है, यानी कि उद्योग धंधा में क्या होगा, विकास होने लगा। इसके बाद है उष्मा का जब बारे में स्टडी किया गया तो उष्मा का स्टडी से हम लोग को उष्मा इंजन बना, यानी भाप इंजन। पहले जो रेलवे ट्रेन अभी जो चल रहा है, पहले क्या चीज से चलता था, कोयला से चलता था। अब कोयला से कैसे चलता था, बहुत बड़ा एक ड्रम होता था, ड्रम को कोयला की मदद से गर्म करके और पानी को भाप में बदला जाता था, और उसी उष्मा की वजह से जो ट्रेन का पहिया था वो चलता था और पीछे उसके साथ साथ बोगी भी चलता था। तो अब ना करंट से चल रहा है, डायरेक्ट लाइन से, पहले एथी से चलता था, भाप इंजन उसको बोला जाता था, वाष्प इंजन, समझ में आया। तो जब उष्मा के बारे में स्टडी किया गया तो उसके माध्यम से हम लोग उष्मा इंजन का निर्माण हुआ, समझ में आया। और इसके बाद अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक तो आप लोग जानते ही होंगे, वैसा कोई पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों के गुण उसमें मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग
चालक कहते हैं। और अर्धचालक हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सभी के इस्तेमाल से, इस सब की स्टडी से हम लोग रेडियो बनाना सीखे, कंप्यूटर बनाना सीखे, रोबोट बनाना सीख रहे हैं। साथ ही साथ अभी आप लोग जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें बहुत बहुत तरह जो चीजें होती हैं, बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, वो सभी ट्रांजिस्टर, डायोड और अर्धचालक के ही बने होते हैं। देखिए अर्धचालक तो समझ गए। डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी करंट को एक ही दिशा में बहाने के लिए उपयोग किया जाता है, एक ही दिशा में। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि अगर मोबाइल लगा देंगे ना, लगा छोड़ देगा तो लाइनिया कट जाएगा, तो मोबाइल में से बैटरी घट जाएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो उस तरह अब नहीं होता, पहले के मोबाइल में होता था। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडवांस हो गया मोबाइल। अगर आपका मोबाइल है, अगर 100% चार्ज है और लाइन कटने के बाद आपको 80% नहीं होगा। ठीक है, तो डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसा उपकरण होता है जो एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में सक्षम होता है। अब इलेक्ट्रॉन दोबारा रिटर्न होगा तब ना बैटरी घटेगा। इधर से डायोड से इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो लौट करके जब नहीं आएगा तो फिर बैटरी घटेगा कैसे? नहीं ना घटेगा। तो डायोड जो होता है वो कितने इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक ही दिशा में बहाने में वो सहायता करता है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो करंट और जो वोल्टेज होता है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी कम बेसी करने में मदद करता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसी सब के मदद से हमें रेडियो, कंप्यूटर, रोबोट या फिर मोबाइल फोन देख रहे हैं, या जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अभी हम लोग देख रहे हैं, स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, ये सभी इसी चीज के स्टडी होने के बाद हम लोग बना पाए हैं। इसके बाद है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक कोई परमाणु जो टूट करके दो या दो से अधिक में बढ़ते हैं तो उस समय बहुत सारा एनर्जी निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है। तो उस केस में हम लोग परमाणु बम बना सकते हैं, फिर नाभिकीय भट्टी बना सकते हैं। नाभिकीय भट्टी क्या होता है? जो हम लोग अभी हम लोग कोयला, बिजली बनाने के लिए ज़्यादातर कोयला इस्तेमाल किया जाता है मेरे भारत में, है ना। लेकिन उसी के जगह, कोयला के जगह यूरेनियम का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उस समय उस यूरेनियम का जो नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक पर मारने से उसका नाभिक टूट जाता है, और टूटने की वजह से बहुत सारा एनर्जी का निर्माण होता है। और उसी ऊर्जा का फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी गर्म करने में। और जब पानी गर्म हो करके भाप में बदलेगा तो वही भाप से हमको टरबाइन घुमाते हैं, तो जनरेटर के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हो गया कि हम लोग परमाणु बम बना सकते हैं। अगर वही जो नाभिकीय विखंडन है यूरेनियम का, अगर कंट्रोल नहीं हुआ, बढ़ते गया तेजी से, तो वही बन जाता है परमाणु बम। अगर हम कंट्रोल में कर दिए तो कंट्रोल में रखते हैं तो हो जाता है नाभिकीय भट्टी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है नाभिकीय संलयन। देखिए, हाइड्रोजन बम भी होता है और परमाणु बम भी होता है। हाइड्रोजन बम की तुलना में परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम कम से कम 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। समझे? तो नाभिकीय संलयन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की सहायता से हम लोग क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। नाभिकीय संलयन में होता है कि कोई दो परमाणु आपस में मिल करके एक परमाणु का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन कहेंगे। लेकिन अगर एक बड़ा परमाणु टूट करके दो या दो से अधिक परमाणु बनता है तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन के जस्ट उल्टा है। संलयन में क्या होगा? जुटेगा, और नाभिकीय विखंडन में टूटेगा। समझ में आया बात? तो नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु बम बना सकते हैं, नाभिकीय भट्टी बना सकते थे, तो नाभिकीय भट्टी, हाँ, नाभिकीय भट्टी बना सकते हैं। और जो सूर्य है उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है, तभी उसमें इतना सारा प्रकाश निकलता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाता है ना। तो नाभिकीय संलयन सूर्य में क्या चीज का होता है? हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन। और उस दौरान सूर्य के पास बहुत सारा एनर्जी उत्पन्न होता है जो प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचता है ना। और प्रकाश हम तक का कितना समय पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। तो सूर्य से चलकर हम तक आने में जो प्रकाश पहुंचता है करीब 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, तो ये सभी बातें थी। तो अभी हम आपको भेज देंगे नोट्स, और घर पे जाकर के लिख के आइएगा, जितना हो सकेगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे कल पूछिएगा। जो भी कहीं एक भी वर्ड समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है।